नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी हा विषय। त्यामध्ये पाहत आहे आपण काय पाहत आहे आपण स्थूल वाचन पाहत आहे कांजीरंगा। कांजीरंगा कांजीरंगाचा जे पहिला जो प्रीवियस व्हिडिओ होता तो पाहिला असेल। आता आपण सेकंड व्हिडिओ घेत आहे, तर त्याच्या आधी आपण काय करू, पहिल्या व्हिडिओचा थोडासा रिकॉल करू। ओके, तर पहिल्या व्हिडिओमध्ये काय पाहिलं होतं आपण की याचे जे लेखक आहे ते वसंत अवसरे। त्यांची ते लेखक, त्यांचा जन्म आहे, उनका जन्म 1907 और मृत्यू है 1976 में। ओके, 76। वो कवि थे, प्रवास वर्णन, यानी जहाँ भी जाते थे तो वो अपना कुछ यादें ऐसे लिख के रखते थे, उसको बोलते प्रवास वर्णन का। यात्री उनके कविता संग्रह है प्रसिद्ध। भिक्षुकांच्या प्रदेशातून लाल नदी, नीले डोंगर, ये प्रवास वर्णन प्रसिद्ध है। और ये जो प्रस्तुत जो लेसन है अभी जो हम देख रहे हैं, स्थूल वाचन जो देख रहे हैं, ये ऐसा है कि जिसको मतलब बहुत उसको पसंद रहता है कोई चीज़। किसी को जंगल सफारी के लिए, जैसे किसी को वन्य जीवन के बारे में बहुत मतलब जिज्ञासा रहती है कि कैसे कैसे रहते हैं, कैसे देखते हैं, वही लोग मतलब उसी ही के उन लोगों को ज़्यादा आवड़ रहती है, पसंदीदा रहते हैं। वैसा ही लेख, ये जो कवि जो लेखक है उनको भी पसंदीदा था। उन्होंने कांजीरंगा मतलब आसाम का जो अभयारण्य है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। आसाम के अभयारण्य में मतलब अपने अफ्रीका के बाद आसाम का ही अभयारण्य है, और अफ्रीका का में भी बहुत सारे प्रकार के प्राणी जो देखने को मिलते हैं, वैसे ही आसाम के इसमें भी जो कांजीरंगा है इसमें बहुत सारे प्राणी दिखने को मिलते हैं। ओके, अब इस लेसन में जो मतलब जो गेंडा है ना, गेंडा जो बोलते हैं हम, वो गेंडा के बारे में मतलब ये जो क्या है, आसाम का राज्य का प्रतीक है। ये प्रतीक, उसके पुतले हैं, ये सब यहाँ पे मतलब इस लेसन के द्वारा उन्होंने बताया कि आसाम की क्या खासियत है, उसमें अभयारण्य में कौन कौन से प्राणी हैं, उनका जो प्रवास था वो कैसे हुआ, ये सब इस लेसन में है। ओके, अब देखिए इसके पहले का जो था वो था कि इसमें बताया था कि ये जो अभयारण्य है ये भारत का एक भूषण है, मतलब अच्छा है। ओके, उसके बाद एक अफ्रीका के बाद ये जितने मतलब असंख्य पशु पक्षी अफ्रीका के जंगल में, देखो आपको, आप देखते हो इसमें डिस्कवरी में देखोगे तो आपको समझ में आता है कि ये जंगल, जैसे अपने यहाँ की काना केसरी में इतना नहीं दिखता है, मतलब है वहाँ पे भी, बट इतने प्रकार के नहीं है, ऐसा है। मतलब 5, 6, 10, 12, 15 जो भी जाति होंगी वही मिलते हैं, परंतु आसाम और अफ्रीका ऐसे ये है जंगल है कि उसमें असंख्य प्रकार के पशु पक्षी मिलते हैं जो हमने अभी तक देखे भी नहीं है, ऐसे पशु पक्षी मिलते हैं। और उसमें अधिकतर एक मतलब उसमें एक खासियत थी, आसाम के जो बंदर है, अपने यहाँ के बंदरों को बड़ी बड़ी पूंछ है ना, तो आसाम के बंदरों को बिल्कुल भी पूंछ रहे मतलब विदाउट टेल है वो लोग, है ना। और ये एक उसका एक मतलब एक आसाम के बंदर अदर कोई कंट्री में नहीं मिलता, बस आसाम में ही, मतलब आसाम के राज्य में ही ये देखने को मिलते हैं। ओके, अपने यहाँ के जो बंदर है, अपने यहाँ के बंदर को बड़ी बड़ी पूंछे है ना, तो ये सिर्फ आसाम के ही जंगलों में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है, उसका दूसरा वैशिष्ट्य आसाम का वो है गेंडा। अब गेंडा ये राज्य का प्रतीक है, आसाम राज्य का प्रतीक है ये गेंडा, यानी उसका उसमें और अब आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसा निर्बुद्ध प्राणी क्यों राज्य का प्रतीक बनाया उन्होंने, परंतु एक जो इंग्रज कवि था उसने बोला था कि मनुष्य और गेंडा इसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, आदमी से भी ज्यादा श्रेष्ठ ये गेंडा है करके, ऐसा उन्होंने अपने पोएम में बोला गया था। उस कवि का नाम नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद यानी उस वहाँ यानी ये जो आसाम में जगह जगह पे क्या है, उसके पुतले बने हुए हैं, मतलब स्मारक बने हुए हैं। पर पुतला देखने में और फेस टू फेस देखने में बहुत फर्क पड़ता है, और इसीलिए लेखक को
आसाम, लेखक आसाम गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी जंगल सफारी के लिए, नहीं क्या, जो ये लेते हैं जिप्सिस लेते हैं ना, वो जिप्सिस लिए हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उनको उनको पशु पक्षी देखने का यानी पसंदीदा थी, इसलिए उन्होंने वहाँ के जंगल सफारी में, मतलब जो जिप्सी मिलते हैं वहाँ बैठ के उन्होंने उसके साथ गाइड और ड्राइवर रहता है ना, वो तो पता है आपको, काय अपन काय इसमें लेते हैं, काय में कान्हा केसरी में जो जिप्सी चलते हैं सेम वैसे ही चलते होंगे। ओके, तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने मिला, वो गए तो वहाँ पे उन्होंने पुतले देखे थे आसाम में, परंतु उनको एक्चुअल देखना था, फेस टू फेस उनको गेंडे को देखना था। और वही देखने के लिए वो बोलते कि इतनी अच्छी अगर मुझे चांस मिल रहा है तो मैं क्यों, मतलब क्यों ना देखूँ उसको, पुतले देखने के बेटर है कि मैं उनको फेस टू फेस देखूँ। ये हुआ था हमारा इसके पहले वाला, मतलब जो प्रीवियस वीडियो था ये था, अभी हम आज देखेंगे। ओके ओके, नाउ लिसन, आपने अभी अपने बुक्स निकाले होंगे, आई होप। देख पहा, आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता, तेव्हा आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता, तेव्हा सकाळी जर पावसाची भुरभुर चालू होती तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो। म्हणजे ऐसे परिस्थिति में ऐसे छोटे छोटे भुरभुर 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 पानी आ रहा, भुरभुर यानी बारीक 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 बूंदे आ रहे हो, ऐसे इसमें जंगल में जाना कठिन है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, तो वो नहीं जाना चाहिए। पण माझे नशीब जोरदार होते। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र झाले। निरभ्र मीन्स पूरा सफेद, मतलब जैसे पानी का कोई चांस नहीं था, मतलब पानी का कोई निरभ्र यानी पूरा हवा देखोगे कि व्हाइट ही व्हाइट आकाश दिख रहा था, निरभ्र यानी। पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते। कांजीरंगाची भूमी ही कर्दम भूमी आहे, तिथल्या कमरे इतक्या चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्य है। यानी कांजीरंगा की जो मतलब जमीन है उसमें चिखले बोलते, चिखल यानी मड। शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते कि त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो। यानी वहाँ की जंगल की विशेषता बताया उन्होंने। वो जब गए, क्योंकि जब अधिकतर पशु पक्षी कब निकलते, एक तो सुबह के टाइम में निकलते या शाम के टाइम में निकलते हैं। तो क्या हुआ कि पहले मतलब जब वो अब जैसे कल जाने वाले, तो उसी रात को क्या हुआ था, पानी आया था और सुबह में भुरभुर थोड़ा थोड़ा पानी चालू था, परंतु उनका नसीब जोरदार थे। मतलब ये पानी होने के वजह से वो वहाँ जा नहीं सकते थे, परंतु क्या हुआ कि दूसरे दिन, मतलब जो उस दिन तो वो नहीं गए क्योंकि पानी आ रहा था, तो वो नहीं गए क्योंकि प्राणी निकलते नहीं पानियों में, है ना। तो दूसरे दिन वो देखा तो पूरा आकाश क्या था, निरभ्र था। इट मीन्स पूरा आकाश व्हाइट था, मतलब ऐसे पानी आने का कोई अवसर नहीं, नजर नहीं आ रहे थे उनको। पूर्वेचा वारा इतका शांत होता, यानी हवा भी बह रही थी पर बहुत शांति से, जैसे अभी आप देखते ना कि ऐसे शांत से अपन कंटिन्यू रहते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा जोरदार हवा आती है ना, और अदरवाइज सब शांति से चलती है ना हवा। तो वही बोल रहे लेखक की जो पूर्व की जो हवा थी वो कैसी थी, शांत हो रही थी। और इसी से हमारे मतलब जो देखो प्राणियों को हमारे शरीर का मतलब वास आता है उनको, इसलिए वो पहचान जाते। देखो आपने देखे होंगे कुत्ते कैसे सूंघते हैं, कोई कुत्ते का कोई भी प्राणी, पहले अपन कुछ डालो तो वो पहले सूंघते उसके बाद खाते हैं। तो ऐसा ही ऐसे उनको सूंघने की जो शक्ति रहती वो सबसे ज़्यादा रहती वो। और आपको एक उदाहरण बताती हूँ, जैसे कुत्ते को कहीं पे भी छोड़ोगे तो बराबर अपने मालिक के घर आता है। क्यों? क्योंकि उसको रास्ता नहीं भी बता तो वो बास मतलब उसका जो सूंघने की जो शक्ति रहती है उसकी, उससे वो वापस आता है। हम बोलते हैं ना कि कुत्ता कहीं छोड़ो तो अपने घर में वापस आता है, तो उसी की वजह से आता है। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश निरभ्र होते
पूर्वेचा वारा इतका शांत होता की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते. मतलब जो जंगल में जो घूम रहे थे, मतलब जंगल में अभी उनका ही राज है तो वो तो घूमेंगे, तो उनको जो घूमते वक्त उनको जो बास आती है आदमियों की, तो वो भी आना कठिन था. इट मीन्स क्या हुआ कि जो हवा बह रही थी वो बहुत ही शांति से बह रही थी. ओके. कांजीरंगाची भूमी ही कर्दम भूमी आहे. इथल्या कमरे इतक्या चिखलात फिरणे माणसाला अशक्यच. शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते कि त्यात हत्तीवर बसलेला माणूस लपून जातो. आणि उनकी एक विशेषता कि वहाँ का जो घास है वो इतने मतलब इतने ऊंचे ऊंचे बढ़ते हैं कि वहाँ पे अगर हाथी पे भी अगर बैठोगे आप तो उसको आप छुप जाओगे. यानी इतने बड़े हाइट पे क्या रहते हैं, घास उगते हैं वहाँ पे, है ना. ओके, यहाँ तक समझ में आया ना. इसमें जो कर्दम भूमी आई ना, ये शब्दार्थ कर्दम भूमी म्हणजे चिखलाची भूमी. हा, कर्दम भूमी म्हणजे चिखलाची भूमी. चिखलाची जमीन असं बोला. भूमी म्हणजे जमीन आहे ना, चिखलाची जमीन. आणि निरभ्र म्हणजे पांढरं शुभ्र. निरभ्र आकाश. निरभ्र म्हणजेच आकाश काय, आकाशात ढग नाही किंवा आकाश पांढरा शुभ्र असं होते. हा, आकाशात ढग नाही किंवा आकाश पांढरा शुभ्र आहे. किंवा आकाश पांढरा शुभ्र आहे म्हणजे पावसाचं. निरभ्र आकाश. निरभ्र म्हणजे क्या होते, एक भी बादल वहां पे नहीं है और क्या है, सफेद सफेद है आकाश. मतलब पानी का कोई अवसर दिख नहीं रहता, ऐसा था. कर्दम भूमि मीन्स आपको पता है कि चिखल, जो चिखल की जमीन रहती है, मतलब मड जिसमें रहता है उसको बोलते हैं कर्दम भूमि. इतल्या कमरे त्या चिखलातून फिरने माणसाला, मतलब वहाँ पे जो पानी की वजह से वहाँ पे दलदल होती है. दलदल यानी होता है कि जैसे पैर डालोगे तो आप नीचे आते हो, उसको बोलते हैं दलदल. यहाँ तक समझ में आपको एक स्टांजा बोल रही हूँ, पैराग्राफ पा. यानी जैसे मैं एक बार मराठी में बताती हूँ आपको कि जैसे लेखक कहाँ गए, लेखक अभयारण्य के लिए मतलब जाने के लिए निकले. तो पहले ही दिन उनका क्या हुआ था, पहिल्या दिवशी काय आला, त्याला पाऊस आला होता. पावसाचे यानी असं भुरभुर पाऊस येत होता. पावसामुळे कसं वातावरण कसं झालं होतं, चिकचिक झालं होतं, आहे ना. म्हणजे जिकडे तिकडे काय होतं, त्यांच्या ह्याच्यात पाणीच पाणी होतं. अशा परिस्थितीत निघणं म्हणजे काय होतं त्यांना, त्याच्यामुळे काय होते, जंगलात दलदल निर्माण झाली होती. जंगलात दलदल निर्माण झाल्यामुळे त्यांना निघणं कठीण होतं. पण परंतु दुसऱ्या दिवशी काय झालं, आकाशात एकही ढग नव्हतं, पूर्ण निरभ्र होतं. म्हणजे पाण्याचे काही हे नव्हते, म्हणजे अवसर नव्हते दिसत. त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं, आणि तिथे वाहणारा जो वारा होता, म्हणजे पावसाचं वातावरणच नव्हतं, त्याच्याने शांत वारा वाहत होता. त्याच्यामुळे काय होतं ते की जे जंगलातले जे प्राणी आहेत जे बाहेर निघतात, त्यांना आपल्या सुगंध दुर्गंधाची त्यांना हे असतं, म्हणजे माणसांचा सुगंध त्यांना लवकर येतो. तर त्याची जी म्हणजे त्यांची जी शक्ती असते ते सुंगण्याची, त्याच्यामुळे काय होते, आपला त्यांना वास जातो. तर त्या म्हणजे वासही आमचा म्हणजे वासही जाणं कठीण होतं. म्हणजे हवा इतकी हळू वाहत होती, म्हणजे शांतपणे वाहत होती. आणि तिथली जी जमीन आहे, म्हणजे कांजीरंगाची जी जमीन आहे ती कशी आहे, दलदलीची आहे, चिखलवाली आहे. आणि कर्दमभूमी म्हणजेच चिखल. इथल्या कमरे इतक्या चिखलात जाणे खरंच अशक्य आहे. आपण जाऊ नाही शकत त्या मडमध्ये. आपण जाऊ शकतो का, मडमधून निघू शकतो का, नाही. आणि शिवाय इथे काय होतं, इथे सर्वत्र
असं गवत होतं. पण ते गवत कसं होतं, गवत जास्ती असतं पण एवढ्या हाईटचं पाहिलं, परंतु तिथली हाईट त्या खूप उंच होती. कारण हत्तीच तर एवढा उंच असतो. त्याच्यावर बसल्यानंतर आपण वाघाच्या सैरसाठी म्हणजे आपल्याला वाघ पाहायचा असलं तर आपण कुठे कानाकेसरीला वाघावर बसून आपण सैर करतो. कारण वाघावर बोलतो, हत्तीवर बसून आपण वाघ पाहण्यासाठी शोधण्यासाठी जात असतो, जिप्सी किंवा हत्ती है ना. तर अशा परिस्थितीत समजा हत्तीच तर केवढा उंच, त्याच्यावर आपण बसलो तर किती उंच, एवढे उंच, एवढे हायटेबल काय हाईट, एवढे हाईटवाले गवत तिथे असतात. ओके, असं या लेखकांनी म्हटलं आहे. आता दुसरा पॅरेग्राफ बघू. प्रवाशांनी या जंगलात फिरवून आणण्यासाठी आसाम सरकारने 15-20 हत्ती खास शिकवून तयार ठेवलेले आहे. म्हणजे इथे हत्तीवर सैर करायची आहे. हे हत्ती वन्य पशूंना घाबरत नाही व दाट गवतातूनही ते मार्ग काढू शकतात. म्हणजे इतर जे वन्य प्राणी आहे, म्हणजे जे वन्य प्राणी आहे त्यांना ते घाबरत नाही, म्हणजे त्यांना तसं ट्रेनिंगच दिलेलं आहे. साधारणतः असा समज आहे की गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो. गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो, पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे वन्य पशूंच्या रक्तात नसतं. गेंडा देखील हा नियमाचा अपवाद नाही. क्वचितच केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशूवर धडक मारायला निघतो. पण एकलकोंडेपणाचे पर्यवसनास तिरसटपणात झाले नाहीतर नवलच. पहा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि प्रवाशांना या जंगलात फिरून आणण्यासाठी यानी हम लोगों को मतलब जो भी प्रवासी मीन्स का प्रेक्षक जो भी जाते हैं देखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेखक गए हैं, कौन से वसंत अवसरे वहाँ पे गए तो उनको भी वहाँ की हत्तियों मतलब हत्ती या फिर जिप्सी मिलती होंगी. तो वहाँ की जो आसाम सरकार ने वहाँ पे क्या किया, 15-20 हत्तियों को ऐसा ट्रेनिंग दिया है कि जो हत्ती इतने हाइटेबल मतलब जो इतने बहुत बड़ा हाइट वाले घास होने के वजह से भी वो क्या जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, मतलब रास्ता निकलते हैं. और वो जो अन्य अदर जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी वो डरते नहीं है, क्योंकि उनको वैसा ट्रेनिंग दिया जाता है. और वो उनको पता है कि ये हमको ये रोड से जाना है, वो रोड से जाना है करके, क्योंकि उनको एक बार 2 बार ट्रेनिंग दिया जाता है. इसके वजह से वो वहाँ से जाने के लिए डरते नहीं है. काढून साधारणतः असा समज आहे की गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून येतो. म्हणजे जो उनका आसाम का जो प्रतीक है राज्य का, वो क्या होता है, हत्ती के ऊपर चल के आता है. इट मीन्स हत्ती के ऊपर वो मारने के लिए दौड़ता है. परंतु क्या हुआ, पण शेजाऱ्याला निष्कारण म्हणजे बिना मतलब, देखो कोई भी वन्य प्राणी रहो, आप उसको छेड़ी जाओगे या अपने से कुछ उसको धक्का लगेगा या कुछ होगा तो ही वो अपने ऊपर हावी होते हैं, मतलब अपने ऊपर उनको डर रहता है कि हमको मारेंगे करके, इसलिए वो अपने ऊपर ये करते. जैसे फॉर एग्जाम्पल सांप, देखो सांप है ना, सर्प, तो आपका अगर पैर पड़ा तो ही वो आपको काटता है, अदरवाइज वो वैसा कभी नहीं काटता, वो अपने आप निकल जाता है. आप अपने जगह पे रहो, वो अपने आप निकल जाता है, क्योंकि उसको भी अपने जीवन का डर लगा रहता है और हमको भी डर लगता है, ऐसा होता है. और ऐसा ही बोल रहा है कि पर यह भी गेंडा भी जैसे निष्कारण किसी को क्या नहीं देता है, तकलीफ नहीं देता है, त्रास देणे वन्य पशूंच्या रक्तात नसते. मतलब बिना कारण वो पशु वन्य प्राणी किसी को तकलीफ नहीं देते. हाँ, अगर उनमें मतलब है रहता है कोई अपवाद, पर अगर मान लो उनको अगर तुमने कुछ छेड़ी गए तो ही वो अपने ऊपर क्या करते, हमला करते हैं. गेंडा देखील या नियमाला अपवाद नाही, मतलब उसको भी वो नियम वो भी क्या करता है, अमल में लाता है. क्वचितच केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो. क्वचितच म्हणजे एखादी बार होता ऐसा. पण एकलकोंडाचे पर्यावसन तिरसटपणात आले. एकलकोंडेपणामुळे पणाचे पर्यावसन तिरसटपणात आले आणि नाही तर नवलच. आणि
यानी गेंडा कैसा उसको मतलब वो भी झुंड से रहते होंगे, परंतु वो खुद होके किसी के ऊपर क्या नहीं करते हैं, मारता नहीं किसी के ऊपर, मतलब किसी को भी प्राणी को। वन्य प्राणियों का एक नियम है कि वो बिना कारण किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, और उसी का पालन ये गेंडा भी करता है। मतलब क्वचित मतलब कभी तभी एखादा बार अगर हो गया होगा तो वो अपवाद है। मतलब एखादी बार अगर उसने किसी को धड़क मारी होंगी या किसी को मारा होगा तो एखादी बार होता है ना, परंतु ऐसा हर बार नहीं होता है। जब तक आप उसको तकलीफ नहीं दोगे तब तक वो आपको तकलीफ नहीं देते हैं। ओके, नाउ लिसन। अभी देखिएगा, इसका मैं मराठी में बताती हूँ आपको। जसं देखो उनको क्या हुआ, आसामच्या सरकारांनी काय केलं होतं की या जंगलात जायसाठी 10-15 हत्तींना असं ट्रेनिंग दिलं होतं की कारण तिथली जागा एक तर दलदलवाली असते आणि तिथे खूप उंच हाईटवर काय पसरलेलं आहे, गवत असतं। म्हणजे त्यांनी सांगितलं लेखकांनी की तिथे समजा गवतात जर तुम्ही हत्तीवर जरी बसला असला तरी ते गवत तुम्हाला झाकून टाकतं, असं आहे। म्हणजे त्याच्यात तुम्ही लपून जाता, म्हणजे दिसत नाही, असंच त्यांनी म्हटलं आहे। ते आसाम सरकारने काय केलं मग ते म्हणजे जे काही प्रेक्षक येतात पाहायला किंवा जे काही पर्यटक येतात त्याच्यासाठी त्यांनी खास व्यवस्था केली आहे की 10-12 हत्ती त्यांचे प्रशिक्षण दिलेले आहे। कारण त्याच्यामध्ये त्यांना रस्ता एक तर पाठ असतो, त्याच्यानंतर त्यांना गवतामधून खूप उंचवाल्या गवतामधून जाण्याचा ते कोण्याही वन्य पशुला घाबरत नाही आणि ते सरळ आपला रस्त्याने चालतात। ओके, असा समज आहे की गेंडा म्हणजे असं समजते लोक की गेंडा आपल्यावर स्वतःहून धावतो, म्हणजे मारायला येतो म्हणून गेंडा, परंतु तो शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देत नाही, म्हणजे तो विनाकारण कोणालाही त्रास देत नाही। जर त्याच्या तुम्ही पुढे गेलं तरच तुम्हाला त्रास होते। क्वचितच एखाद्या वेळेस, म्हणजे कोणताच वन्य प्राणी असा आहे की विनाकारण तुम्हाला त्रास देत नाही, परंतु एखाद्या वेळेस क्वचितच जर काही झालं असं तर होऊ शकते, कारण ते प्राणी जीवन आहे। ओके, हा अपवाद आहे म्हणते, त्याला गेंडा पण अपवाद आहे। ओके, एवढं समजलं। आता याच्यानंतरचं जे आहे आपण पुढच्या तासाला घेऊ। ओके, पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ। सो बाय बाय, हॅव अ नाईस डे।